मुख्य अतिथि और वेबिनार के अध्यक्ष के तौर पर उपस्थित हैं हमारे साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष NHRCCB डॉक्टर रणधीर कुमार सर। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित रहेंगे माननीय सरदार तारा सिंह सर। आप गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत सशस्त्र सीमा में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आज आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त है। मुख्य रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर महावीर पारेख सर। आप लीगल एम्बिट नामक संस्था के की गाइड सलाहकार हैं। इसके साथ आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो 18,000 से ज्यादा RTI फाइल कर रखी है के मुख्य वक्ता भी हैं और आपसे हम सभी को बहुत कुछ जानने वेबिनार में आप बढ़ते हुए तरह समय है और वेबिनार को अपने निर्धारित समय में पूर्ण करना है। तो मैं आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए सर्वप्रथम 2 से 3 मिनट के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार सर को। कृपया आपका माइक ऑन करें और हम सभी को सर्वप्रथम आप संबोधित करें। इसके पश्चात हम मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। आवाज आ रही है प्रभात जी? माननीय राष्ट्रीय जी सर, आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल। सर्वप्रथम समस्त साथियों को मेरा सादर नमस्कार। हम लोग काफ़ी लंबे समय के बाद पुनः एक वेबिनार के माध्यम से एकत्रित हुए हैं और संभवतः हम लोग लगातार अब फिर पुनः इस कड़ी को जारी रखेंगे। आज हमारे बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, अगर के वेबिनार का विषय की बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो है सो एक बहुत ही महत्व है और इस विषय पर परिचर्चा के साथ साथ क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है। और क्रियान्वयन तभी संभव है जब देश के सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं, RTI कार्यकर्ता संरक्षण होगा, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का संरक्षण होगा। देश में तमाम कई हर राज्य सूचना आयोग हैं, केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग हैं, परंतु कई राज्यों में ऐसी भी समस्याएं हैं कि सूचना आयोग हमारे बीच फंक्शनल वे में नहीं है। कई राज्य हैं। केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग लगातार बेहतर कर भी रही है, परंतु सूचना के अधिकार को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से एक मंच पर आने की जरूरत है और हमें सबसे बड़ी जरूरत है कि उसको जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरत है। सूचना के अधिकार की जो फॉर्मेटिंग करते हैं उसकी जानकारी बेहतर फॉर्मेटिंग नहीं होने के कारण वो जो है सो कई बार जो है सो रिटर्न बैक भी आ जाती हैं। कई सूचना के अधिकार सूचना अधिकार के अंतर्गत कई मामले ऐसे भी होते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो ये सब चीजें जो तमाम बिंदुओं पर जो है आज वेबिनार के माध्यम से जो चर्चा हो रही है वह कहीं ना के लिए, हमारे समस्त सदस्यों के लिए बेहद ही जागरूकता वाली सेशन होगी। आज हमारे पारिक जी, अभी जानकारी मिली कि 18,000 से ज़्यादा हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन की जनहित दायर कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं से बड़ा सुखद है। हम उनका तहे दिल से आज के इस वेबिनार में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच गृह मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट सरदार तारा सिंह जी भी हैं। वह हमारे बीच बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। तो ये जो आज का विषय है, इस विषय को कहीं ना कहीं से, चूंकि महावीर पारिक साहब आपको बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे, उनका विषय भी है, उनकी बातों को सुनेंगे हम सभी और उनकी बातों का अनुसरण करेंगे। और हमें लगता है कि जो RTI में जो समस्याएं आपके बीच आती हैं वो कहीं ना कहीं से खत्म हो जाएंगे आज के बाद। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, हम भी उनको ललायत हैं सुनने के लिए, हम भी उनको सुनेंगे और बेहतर हम उनको समझेंगे और RTI के विषयों पर हम लोग जो है सो महत्वपूर्ण चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेबिनार की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा, चूंकि हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं सरदार तारा सिंह सर, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी जुड़ नहीं पाए हैं।
तो हम वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जिनके माइक ऑन है कृपया आप कर लीजिए, और आप में से कुछ पदाधिकारियों के स्क्रीन शेयर आप कर देते हैं, कृपया उसे भी आप ऑफ रखें। करण दास जी, क्या आप तक हमारी आवाज़ जा रही है? करण दास जी, कृपया आपका माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है। तो इस वेबिनार की अगली कड़ी में बढ़ते हुए मैं ये 15 मिनट के लिए करण दास जी, कृपया आपका माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है। तो अगले वेबिनार में आगे बढ़ते हुए मैं 15 मिनट के लिए आऊंगा सूचना के अधिकार इस विषय पर चर्चा के लिए महावीर पारिक सर को, क्योंकि इस विषय आरटीआई के बारे में हम बेसिक जानकारी हम सभी को पता है, लेकिन आरटीआई फाइल करते समय किस तरह की समस्याएं आती हैं, आपके पास अनुभव है 18,000 से ज़्यादा आरटीआई फाइल करने का, तो क्या नए टेम्परामेंट आपने सीखे इस 18,000 जो आरटीआई फाइल हुई, किस तरह की समस्याएं उस व्यक्ति के पास आती हैं जो व्यक्ति आरटीआई फाइल करता है, जवाब देने में किस तरह से जो पदाधिकारी हैं वो कोताही बरतते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, और इसकी ताकत कितनी है, इन सभी के बारे में जानने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अगले 15 मिनट में आप इन्हीं समस्याओं के बारे में, इन्हीं रोचक तथ्यों के बारे में आप जानकारी देंगे। माननीय महावीर पारिक सर, कृपया आपका माइक ऑन करें, और साथ ही 7:30 तो तब तक के लिए मैं आमंत्रित करता हूं महावीर पारिक सर को। श्रीमान जी और सभी मेरे साथी एनएचआरसीसी के और अन्य मेरे कई आरटीआई के पुराने साथी, सभी साथियों को इस मंच के माध्यम से तहे दिल से मैं आपका, मेरी ओर से अभिनंदन और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज इस वेबिनार के माध्यम से इतना महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपने भारत के आम जनता और भारत के आम नागरिक के लिए इतना महत्वपूर्ण जो संविधान के तौर पे हमें एक मजबूत कड़ी जो उपलब्ध करवाई है, उसके बारे में आप परिचर्चा में लिया। मैं आपका फिर से शुक्रगुजार अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को लिया, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं मिश्रा साहब को और इस संस्था के जो डायरेक्टर और महोदय हैं उनको देना चाहूंगा। आप अगर इस वेबिनार में मुझे आने के लिए आज न्योता नहीं देते तो शायद मेरे बहुत सारे साथी जो हैं वो आज इस विशेष चर्चा, सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं सुन पाते। साथियों, सबसे पहले जब 2005 में भारत के आम नागरिक के लिए 2000 जब हमारा ये एक्ट लागू हुआ, तब भारत की सरकारों को पता नहीं था कि एक्ट हमारे जी के जंजाल बन जाएगी। उनको उस समय जो एक्ट अनन फनन में संविधान में टेबलों को थपथपाते हुए, मेजों को थपथपाते हुए जब जिस तरीके से पारित किया, उस तरीके से अगर आज तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब अगर होती और भारत के नागरिकों को उस पे पूर्ण रूप से स्वतंत्र तरीके से अगर सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। मगर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज के समय में इस भारतीय कानून को यूज करने वाले या इस भारतीय कानून को काम में लेकर के अपनी पर्सनल समाज के लिए या किसी दूसरे साथी के लिए अगर इसको काम में लिया जाता है तो उसको भारत सरकार के नामुंदे और भारत सरकार में जो काम करने वाले उनको ब्लैकमेल या ब्लैक लिस्टेड या फिर समाज के अन्य घटकों में एक नया उपस्थित कर देती है। साथियों, मैं जब 2009 में इस को अब से लेकर के आज तक आपके
के साथ ने मुझे 1134 आरटीआई लगाने पे बड़ा गर्व और बड़ा फक्र महसूस हो रहा है अपने आप में। सबसे पहले मैंने जब इस एक्ट को काम में लेना शुरू किया, उन आरटीआई जो लगाई, उस आरटीआई को मैं मेरे पर्सनल तरीके से, जिनको मैंने आज तक कभी काउंटिंग नहीं की कि ये 180 आरटीआई मेरे पर्सनल थी, इसलिए मैंने इनको काउंट नहीं किया। और 180 आरटीआई फाइल करने तक मुझे एक भी आरटीआई जवाब नहीं मिला, लेकिन मेरा हौसला 7वें आसमान पे था। मुझे एक्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी, मुझे जानना था। मैंने 181 आरटीआई को 1 नंबर की आरटीआई ली और आप जैसे प्रबुद्ध साथियों से मार्गदर्शन लिया और मैंने पहली आरटीआई फाइल की। उस आरटीआई के माध्यम से मुझे जवाब मिला और जो हौसला मुझे मिला, उस हौसले को मैंने मेरे कंधों पे सवार किया और आज तक उस वजन को बड़े प्रेम से, सहजता और सरलता से लेकर के आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जब हम आरटीआई के क्षेत्र में आरटीआई लगाते हैं तो बहुत सारे साथी जो हैं बहुत सारी त्रुटियां कर बैठते हैं और उन त्रुटियों के कारण हमें आज इस दशा में गुजरना पड़ रहा है कि हमारी आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाना, हमारी आरटीआई को दरकिनार कर दिया जाना, आरटीआई कार्यकर्ताओं को ब्लैकमेलर के तौर पे घोषित कर देना, आरटीआई कार्यकर्ताओं पे आए दिन हमले करवाना, आरटीआई कार्यकर्ताओं पे आए दिन प्रेशर बनाना, आरटीआई कार्यकर्ताओं को समाज के तुच्छ नामिंदों में नामित कर देना, ये सब भारत की सरकार और भारत के ये जो लोग जो संगठन में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, वो लोग हमें दे रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी कमी मैं अपने आप की मानता हूं कि हम लोग जब किसी चीज की जानकारी नहीं होती है और उस जानकारी के अभाव में हम जो उस आरटीआई में हमें नकारात्मक जवाब स्वाभाविक है। सबसे पहले जब हम आरटीआई लगाते हैं तो हमारा सवाल होता है कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इन चीजों हम घुमा फिरा करके अगर जवाब लें तो स्वाभाविक है उनको जवाब देना और बड़े प्रेम से देना पड़ेगा, क्योंकि उनके समझ में आ जाता है कि जो आरटीआई आई है किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने, एक्ट की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने आरटीआई लगाई है और उसको टालमटोल या नदारद नहीं किया जा सकता। उसका कारण यह है कि समाज में जो सरकारें हैं उन सरकारों ने बैठे अपने पद के जो अधिकारी हैं उनको इस तरीके से ट्रेंड कर शिक्षित करते हैं कि उन आरटीआई से किस आरटीआई देना है, जवाब एक ही शब्द में दो, जवाब देना नहीं है और जवाब नहीं देना है। बातें अगर अपन देखा जाए तो उसका मीनिंग अपन कंटिन्यूटी तरीके से बाहर जो हिंदी की तरह से पढ़े तो उसमें एक ही तरीका होता है कि जवाब हमें कैसे नहीं देना है। अगर सरकारें ये इस तरीके से इन लोगों को साक्षात करती और इनको अगर प्रशिक्षित करती कि हमें आरटीआई कार्यकर्ताओं को या आरटीआई के जो एप्लीकेशन है उसका जवाब अगर हम अच्छी तरीके से दें तो इस तरीके से दें तो भारत की दशा और दिशा दोनों बहुत अच्छी हो जाती। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जिस आज दुविधा से गुजर रहे हैं उसका कारण यह है कि भारत की सरकारें, मैं किसी एक सरकार का नाम नहीं ले रहा हूं और न ही किसी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग भी बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भारत की सरकारें वो किसी भी रूप में हो, वो ये चाहती है कि इस एक्ट को कैसे खत्म किया जाए। ये जब 2021 में हमें पता चला कि भारत की सरकारें ये चाहती है कि इस एक्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, वो हमें जब आयोग में हमारे ही फैसलों के खिलाफ जब इस तरीके के फैसले आने शुरू हुए तो हमें पता चला कि हमारे फैसले को हम चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट तो जा नहीं सकते, क्योंकि सिंगल अकेला एक आदमी किसी हाईकोर्ट में जाने के लिए उसके पास में 50 से 60 लाख रुपए होता नहीं है और वो 50-60 लाख रुपए नहीं होने की वजह से वो वहां तक उसको चैलेंज कर नहीं सकता।
तो आयोग को पता चल गया कि हमारा साथी जो है माफी चाहूंगा, बीच में कॉल आ गया था। जी जी बिल्कुल, तो कोई बात नहीं। हमारे इन फैसलों को चैलेंज कर नहीं पाएंगे और हमें आराम से बाइज्जत इस एक्ट को खत्म कर देंगे। मेरे अब तक के अनुभव से हमने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी है और उन चीजों को सीखने के बाद में हमने तंग और परेशान होकर के भारत के आरटीआई एक्टिविस्टों को एक मंच या एक जगह संगठित होने के लिए प्रयास किए। जब 2019 में हमने संगठित होकर के प्रयास किए, उसका रिजल्ट राजस्थान में बहुत अच्छा देखने को मिला, लेकिन बाकी राज्यों में इसका असर कम देखने को मिला और कई आरटीआई कार्यकर्ताओं की उसके बाद हत्याएं हुई। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया। हमारे राजस्थान में भी कई कार्यकर्ताओं के पैरों में किल्ले ठोक दी गई। जिंदा है और लड़ रहे हैं सरकार से, लेकिन हो रही है उन जिन दंदू ने उनके से सरपंच से लेकर के ऊपर, लेकिन उसका कारण है सरकार एक गेम है और उस गेम को बचाने के लिए सरकार तक मामला जाता है, इसलिए वो बचा देती है। हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको एक जगह पे आए। हमें किन किन चीजों की सावधानियां एप्लीकेशन लगाते टाइम रखनी चाहिए, उन चीजों पे अपन आज खास कर बात करेंगे। सर्वप्रथम हम अगर एप्लीकेशन लगाते हैं तो एक्ट जो भारत का ये कानून है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसको भली भांति एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, जितना हो सके उसको गहराई से पढ़ ले। इस एक्ट को जितनी बार पढ़ोगे उतनी ही गहराई तक आप जाओगे। समुद्र के गहराई तक जाकर के मोती तक लाने की कीमत जब रखता है आदमी, तब जब उसको बार बार पढ़ोगे। तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कि हम देखते हैं सर। दूसरा एक निवेदन मेरा और था कि हम लोग जब आरटीआई को लगाते हैं तो हमारे जो एप्लीकेशन है उनको प्रश्नात्मक कम करें। हालांकि आरटीआई सवाल ही है, सवाल का ही मतलब जवाब देना होता है उनको, लेकिन सरकारी ने सवाल क्यों कर लिया, हमसे क्यों पूछ लिया, हमें ये क्यों पूछा कि कब हुआ, हमसे ये क्यों पूछा कि किस दिन हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, ये आप नहीं पूछ सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात को घुमा करके करना चाहिए। हमें किसी एक प्रैक्टिकल में उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि मुझे एनएचआरसीसी से पिछले 2019 में जो फंड मिला था, उस फंड का आपने जिस जिस जगह पे या जिस जिस तरीके से काम में लिया गया उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि दे दे। हालांकि बात वही है, कहाँ पे काम लिया, लेकिन हमने थोड़ी सी बात को डाइवर्ट किया। ऐसे ही चीजें हमें बार बार ऐसी वेबिनार्स करके ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। ऐसे बार बार जो कार्यकर्ता है उनको हमें अवगत कराना है और ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना है कि हमें ऐसी भूलों को सुधारना होगा। और जब हमारी भूल सुधर करके एक मुश्त आरटीआई लगना शुरू होगी तो 100% आपको मैं चैलेंज के साथ में कह सकता हूं, माफी चाहूंगा कॉल था बीच में। एक्चुअली इस समय में सभी लोग जानकारी लेने के लिए कॉल कर लेते हैं, माफी चाहूंगा, बात को कंटिन्यू करता हूं। तो हम लोग व्यवस्थित तरीके से इसकी संरचना अगर हम किसी एक संगठन के माध्यम से बार बार करें और इसको बहुत अच्छी तरीके से पेश करें, तो मैं बिल्कुल एकदम आप सब साथियों को ये बड़ा भरोसा दिलाता हूं कि इसकी ड्राफ्टिंग करने का तरीका अगर हमारी फेसबुक या हमारा वेबसाइट जो है उस पे मैं आप लोगों को
पोस्ट करता रहूंगा, आप लोग अगर डालते रहेंगे तो नो डाउट, या अगर कोई ज्यादा जानकारियां चाहिएगी तो मैं प्रभात सर को या और जो भी साथी जिनको आप अपॉइंट करेंगे उनको एक परमिशन दे दूंगा। हमारा एक लीगल एम्बिट के नाम से वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाकर के बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं, और उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही वो चीजें आपको दिखाई देगी। तो मैं सभी साथियों को ये निवेदन करूंगा कि आरटीआई लगाने का जो तरीका है उस तरीके को अपन बेहतर बनाए। रही बात जब हम आरटीआई लगाते हैं, आज का समय यह है कि हम लोकल प्रशासन में वहां हम सबसे पहले अभी वर्तमान में हम जो आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि वर्तमान में आरटीआई कार्यकर्ताओं के बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं और उसका कारण है भ्रष्टाचार। हम आरटीआई कार्यकर्ता भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, और इस उजागरता में जब हम आरटीआई के माध्यम से उजागर करेंगे तो सीधी सी बात है, मिर्ची लगना स्वाभाविक है और जाना स्वाभाविक है। इस आरटीआई एक्ट में इतनी ताकत है कि आपके पास में एविडेंस पहले दिन से जब आप एप्लीकेशन देना शुरू करेंगे करके ही आपके पास में एविडेंस शुरू हो जाते हैं, आपको एविडेंस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान समय को हम सिक्योरिटी को आरटीआई एक्टिविस्टों की देख करके हम ये चिन्हित कर रहे हैं, हमारा जो भाव है वो ये कह रहा है कि हम अगर स्टेट या इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट काम करना शुरू कर दें तो शायद मेरे हिसाब से कुछ हद तक कम हो सकता है। कारण ये है कि अगर मैं और लखनऊ के ही आरटीआई लगाता हूं तो वहां के लोकल मेरे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वही आरटीआई अगर मैं राजस्थान तो शायद मेरे हिसाब से वो नहीं पाएंगे, और मैं जब उन पे केस लॉन्च करूंगा ताकि वो वहां पे पहुंचेंगे तब उनको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म करने के लिए जो अपना तरीका अपनाया है और जो निजात दिलाई है, हमारे इस आरटीआई एक्ट को बचाने के लिए जो कार्य किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन वो जब हम लोग एकत्रित होंगे, सबसे पहली बड़ी बात यह है हम एकत्रित कैसे, इन बारे में अपन विस्तार से अगर चर्चाएं करें तो बहुत ये होगा। क्योंकि आज आपने जो वेबिनार रखा है उसमें समय सीमा में बांध करके आपने रखा है, तो मैं निवेदन करूंगा क्योंकि आज 15 मिनट में इस आरटीआई एक्ट को एक्ट पे बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो देना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि ये एक छोटा सा तिनका है और इस तिनके के बराबर अगर अपन इस बात को अगर एक दिन किसी संडे के दिन अपन भर के ऐसे बहुत सारे साथी, क्योंकि हम लोग हर संडे को हमारे इस संगठन के माध्यम से एनएचआरसीपी के माध्यम से अगर हो तो और बेहतर हो जाएगा। जी जी सर, बिल्कुल। सर आपके पास चूंकि आपने 18,000 आरटीआई फाइल कर रखी है, तो कुछ महत्वपूर्ण अनुभव, जैसे आपने 2 बातें अभी बताई बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इस तरह के 3-4 बातें अभी आपके पास और भी होंगी जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आरटीआई लगाने के पहले। तो आप कृपया कंटिन्यू रख सकते हैं अगले 10 मिनट तक सर। सर सबसे पहले हम रखते थे क्योंकि स्टार्टिंग में आरटीआई एक्ट में ये लिखा है कि आप किसी भी सरकार के अधीन अगर किसी तरीके का कोई राशि मिलती है उन सभी विभागों में आप आरटीआई के माध्यम से उनका इंस्पेक्शन कर सकते हो। देखते हुए मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वर्मा ये कहती है कि हमारे साथियों पे निरीक्षण के तौर पे बुलाते हैं, उसके बाद में उन पे मुकदमे दर्ज करवाते हैं या फिर उन पे हमले करवाते हैं। ऐसा ही मामला एक आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुआ, ऐसा ही मामला राजस्थान में बहुत सारे हुए, ऐसा ही मामला गुजरात के कई शहरों में हुआ, ऐसा ही मामला एक महाराष्ट्र में हुआ, ऐसा ही मामला एक तेलंगाना में हुआ। तो निवेदन करना चाहूंगा कि हम इंस्पेक्शन के तौर पे
एक बार इस वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इंस्पेक्शन का हम दिमाग से हटा करके रखें। हमें इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हम काम करें। सबसे पहले मेरा एक सभी साथ महत्वपूर्ण निवेदन रहेगा कि भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था पुलिस 7। सबसे पहले अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो आप पुलिस को एक आरटीआई बना करके ये पूछे कि पुलिस एक्ट 2007 में आप सब लोगों ने या आप सब अधिकारियों ने अब तक अपने जिले में पुलिस जवाबदेही समितियां बनाई क्या? हालांकि ये सवाल है, लेकिन इसको अपन पेश करेंगे अलग तरीके से। ये समझाने के तरीके में हर जिले में, हर राज्य में पुलिस जवाबदेही समिति होती है और ये पुलिस जवाबदेही समितियां बनाई इसलिए गई थी कि पुलिस अपने मनमाने ढंग से जो कार्य कर रही है उन कार्यों को चैलेंज करने के लिए समाज का कोई प्रतिनिधि हो, जो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व न करता हो, ऐसे लोग को जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालय तक नियुक्त किया जाता था। जिला मुख्यालय में हर जिले का एक अध्यक्ष जो आम जनता में से होता और उसका एडिशनल एसपी और एसपी उसका कार्यकर्ता होता, यानी उस जो कार्यकारिणी होती उसका कार्यकर्ता होता, न कि अध्यक्ष। जनरली अभी देखा जाता है कि अपन कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप और जो सीनियर सिटीजन एक्ट की जो अभी वर्तमान में जो मीटिंगें पुलिसें करती हैं उनमें हम लोगों को कोई सुरक्षा नहीं मुहैया करा रही है। तो उसके लिए अगर वो कमेटी होती है तो उस कमेटी में हमारे पास में एक प्लस पॉइंट होता है कि हम लिख करके दें कि हमें सुरक्षा प्रदान करवाएं या हम लोगों को इस तरीके की हानि हो सकती है जिसके प्रति हमें थोड़ा सुरक्षित करें। माफी चाहूंगा, 1 मिनट। जब हम इस तरीके की उनसे चाहेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो हमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि हमारी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा हम सुरक्षित हो जाएंगे। और उस जो कमेटी है, उस कमेटी के पास में, जिले की जो कमेटी है उसके पास में एडिशनल एसपी के जितना पावर होता है। वो सब बात जब आप पुलिस थाने की पुलिस है वो अपनी मनमानी कर रही है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, उस एफआईआर को लॉन्च करवाने के लिए आपको दर दर की थोपड़े खानी है, आपका एसपी उस पर बात गौर नहीं कर रहा है, तो वो जब समिति होगी उस समिति में आपको अपनी बात रखने के लिए, उस बात को जांच करवाने के लिए उनको लिखित में ले दे सकते हैं और वो उस पर काम करेंगे। इस तरीके की एक्टिविटियां अपन आरटीआई कार्यकर्ता अगर करें तो इस समाज का और इस एक्ट को बचाने के लिए महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। जी ठीक है। जी सर, आपको सुनना बेहद अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी इस विषय पर हम 10-15 मिनट या 20 मिनट में हम पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु हम प्रयास करेंगे कि इस और सेशन हो जहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्नोत्तरी के सेशन की अपनी समय सीमा भी है। तो कुछ हमारे पास प्रश्न हैं और अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप में से किसी अधिकारी के पास कोई प्रश्न है तो आप मैसेज के माध्यम से कृपया आप कर सकते हैं। हम अंत में आपके प्रश्नों को ले लेंगे, लेकिन अभी तब तक के लिए हमारे पास पहले से ही कुछ प्रश्न हैं, हम उनको ले लेते हैं। सर, हमारे पास एक प्रश्न है कि कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं को गुजरात और मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। क्या सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में ऐसा कोई प्रावधान होता है? अगर नहीं तो किस आधार पर यह ब्लैक लिस्ट किया गया? सर, क्या आप सर इसकी जानकारी? बिल्कुल, बहुत सर, बढ़िया सवाल है आपका। ये एक्चुअली सरकार की सोची समझी चाल है कि एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि कोई ब्लैक लिस्ट हो। मुझे आप बताइए कि आप अगर, मैं आपसे अगर कोई ब्लैक लिस्ट करना, ब्लैक मेल करना चाहता हूं कि आप मुझे ये काम किया है और इस काम को आप रोको, नहीं तो मैं आपसे मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं ये काम रुकवा दूंगा।
जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आप ब्लैकमेल होंगे कैसे? ये सरकार की सोची समझी चाल है। हम लोगों ने उस पे बहुत एक्शन लिया है और जो आयोग के जो फैसले बने, उस पे हम चैलेंज भी करने वाले हैं, हाई कोर्ट भी जाने भी चल रही है। उसमें कुछ दस्तावेज हैं वो संगठित कर रहे हैं। इस वेबिनार में हमारे एक छात्री सूरज अ, अ, अपने सूरत से हैं और क्रांति जी सुरेश मौर्य जी इस बारे में वहाँ के गुजरात के जो डॉक्यूमेंट से कलेक्शन कर रहे हैं और इसके बारे में हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी करेंगे कि आप किस किस संविधान के किस एक्ट के तहत या किस आप धारा के तहत में इनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनको ब्लैक लिस्ट या ब्लैक मेलर कहा जाए। कहने के लिए कहते हैं, उसका कारण है कि आपकी अगर कोई इनकम सोर्स साइड से जनरेट हो रही है और उस पे अगर मैं लगाम लगा दूं या उस पे मैं रोक लगा दूं तो स्वाभाविक है आप भी मुझे कहेंगे, क्योंकि हमें तो हर चीजों से प्रताड़ना सहन की है। हमने वो मुकदमे झेले हैं, हमने 376 भी झेला है, 324 झेला है, राजकार्य भी झेला है, हमने बहुत सारे ऐसे मुकदमे झेले हमने, क्योंकि और झेल करके आज एकदम बाइज्जत भरी है, कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये, क्योंकि वो उसका कारण यही था कि हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई से बहुत सारे ऐसे खुलासे किए, उन खुलासों के जी कारण ये हुआ। बिल्कुल तो सबसे बिल्कुल। पहले मैं इस बारे में और एक जानकारी आप विशेष साथियों को बता देना चाहता हूं कि आरटीआई को जब सरकारें अपना रूप बदल रही है, क्या मेरे पास में अभी 2 मिनट है? सर बिल्कुल बिल्कुल है सर। सरकारें जो अपना मन बदल रही है और उस मन बदलने के अकॉर्डिंग भारत के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भी अपने मन बदल लिए और उसमें खासकर आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि लीगल एम्बिट भारत के पूरे भारत भर में सबसे आरटीआई के माध्यम से सूचना नहीं दे, दर्जनों एफआईआर दर्ज करवाई है। हमें आयोग तक जाना नहीं है, हम जाते ही नहीं आयोग तक। मेरा अब तक 18,000 में मात्र 2 बार आयोग, मैं आयोग में नहीं जाता। हम अपील फर्स्ट अपील अथॉरिटी एफएफ के नोटिस देता हूं, नोटिस देने के बाद में सीधा उन पे के तहत में मुकदमे शुरुआत करवा दिए। तो हमने राजस्थान में दर्जनों करवा दिए। इसी तर्ज पे हमारे महाराष्ट्र के कई साथी हैं, उन्होंने अभी वर्तमान में नासिक में दर्ज करवाया, जी मुंबई जी में सर। दर्ज करवाया। इस संबंध में हमारे पास यही सवाल भी था कि आरटीआई कार्यकर्ता जो अधिकारी होते हैं, आरटीआई के सूचना अधिकारी जो होते हैं, इन पर हम एफआईआर कैसे दर्ज करवाएंगे सर? इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया पर भी आप प्रकाश डाल दीजिए सर। सर इसका प्रारूप जो है, हम प्रथम अपील लगाने के बाद जब सूचना के लिए आवेदन करते हैं, उस आवेदन के 30 दिन के बाद हम प्रथम अपील करते हैं और प्रथम अपील के 45 दिन बाद प्रथम अपील अधिकारी अगर 35 दिन में सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है जी तो हमें सीधा उनके खिलाफ, ये उन्होंने 166 और 167 का उल्लंघन कर दिया है। उन्होंने इस उल्लंघन में यानी कि वो अपने पद के कर्तव्य को भली भांति निभा नहीं पाए, इसलिए उनको उनके खिलाफ 166, 167, 420, 468, 471, 188, 175 इन धाराओं में मुकदमे बनते हैं। ये एक्चुअली लंबा प्रोसेस है, इसका एक बड़ा वेबिनार एक दिन अपन इसी पे विशेष कर रखेंगे, जिसमें हमें कम 1 घंटा हमारे साथी जो सरदार तारा सिंह जी है विशेष बुलाएंगे। एक हमारे गोल्ड मेडलिस्ट से कार्य किया, हमने सैकड़ों एफआईआर दर्ज करवाई है। उस ध्यान रखना है कि हमें एप्लीकेशन का 30 दिन का समय इंतजार करना है। एप्लीकेशन देने के बाद में 30 दिन है कि कोई कोरस्पॉन्डिंग नहीं करना है किसी
हमारे पे दबाव बनाया, ये उन पे मुकदमे दर्ज करवाना शुरू कर देते हैं पहले से ही। तो हमें एप्लीकेशन देकर के भूल जाना, 30 दिन तक हमें कुछ नहीं करना। 30 दिन के बाद में हमें प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील करनी है। जी। अब प्रथम अपील करने के बाद हमें 45 दिन तक भूल जाना है कि किसी अधिकारी को हमने प्रथम अपील की है। 46वें दिन हमारी प्रक्रिया शुरू होती है कि हमारे पास में पूरे दस्तावेज है, कहीं कोई दस्तावेज लाने नहीं पड़ेंगे हमें। हमने एप्लीकेशन दिया, उसकी कॉपी हमारे पास में है। जी। अगर हमने पोस्ट से भेजा है तो उसकी हमारी रसीद हमारे पास में है, उसकी रिसीव्ड हुई है, उसकी हमें पोस्ट ने प्रमाणित कर दिया कि ये इस तारीख को पहुंचा है। जब हमने प्रथम अपील शासित की तो प्रथम अपील का हमारे पास रिकॉर्ड है। तो फिर हमें किस के लिए इंतजार करना है, किस साक्ष्य के लिए हमें वेट करना है। हमारे पास में जी, सब बिल्कुल। साक्ष्य हैं। अब जी। इन्होंने अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग किया है, इसलिए इन पे 166, 166 ए, 167, 168, 175, 188, बिल्कुल। 420, 406, 506 इन धाराओं पे मुकदमे बन जाते हैं। बिल्कुल सर। चूंकि हमें ये समय सीमा हमें ध्यान रखनी है, पहले 30 दिन तक की समय सीमा है, और उस बीच हमें कहीं फोन नहीं करना है। आरटीआई हमने लगा दी तो हमें भूल जाना है, किसी अधिकारी के पास फोन नहीं करना है। और इसके बाद हम प्रथम अपीली अधिकारी के पास जब हम आरटीआई लगाते हैं या जानकारी मांगते हैं, तो वहां 45 दिन तक वेट करना होता है। इसके पश्चात ही हम एफआईआर वगैरह कर सकते हैं। जी इसमें सर। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जी। थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा हमारे सिद्धांतों को। सिद्धांतों को मॉडिफाई इसलिए करना पड़ेगा कि जी। हमें आरटीआई ऑनलाइन लगाना शुरू करें। बिल्कुल। वर्तमान में आरटीआई और सरकार ने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल तो बना दिए, लेकिन वो पोर्टल सिर्फ ठगने के सिवाय, आरटीआई कार्यकर्ता को ठगने के सिवाय नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो अनुभव मुझे भी है। उसमें एक फाइल साइज पीडीएफ में अगर आप लगाते हैं तो उसमें एक डेफिनेट साइज रहता है, इसी तरह की चीजें रहती हैं, तो थोड़ा सा सर प्रॉब्लम होती है, ऐसा तो थोड़ा मुझे भी थोड़ा लगा सा है। मैं आपको बिल्कुल सर, थोड़ा सा बिल्कुल। मैं और गाइड कर देता हूँ। हमें हमारे जिस विभाग में हमें आरटीआई लगानी है, उस विभाग के किसी भी अधिकारी का मेल आईडी ध्यान होना चाहिए। उस मेल आईडी पे आप ऑनलाइन चालान काटिए। ऑनलाइन चालान काट करके आपको ऑनलाइन उस आईडी पे आपको भेजना है, और आपका समय शुरू हो जाता है उस टाइम से। हमें उस ईमेल पे भेजने वाली जो प्रक्रिया है, ऐसा ही प्रक्रिया हम लोग आगे निभा सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि अगर हम किसी आरटीआई को फाइल करते हैं, ऑनलाइन हमारा भुगतान कैसे होगा? इसके लिए भी बहुत सारी राज्य की शर्तें दे रखी है। ई ग्रास भी सुविधाजनक नहीं है, तो आपको एक बहुत बताता हूं, वो है ई इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के किसी पोस्ट ऑफिस जी। में ये सुविधाजनक उपलब्ध होता है। हालांकि आपको बिल्कुल सर, हाँ हाँ, बिल्कुल सर, किसी इसमें भी ऑनलाइन अगर करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन ऑनलाइन किसी भी जी। आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, आपको 10 रुपया देना है। आपका भेजने का पता और लेने वाले का पता लिखना है, आपको 16 बिल्कुल अंक आज की के एक डिजिट। हाँ, आज के समय में सर यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी आरटीआई फाइल हो सकती है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये मुझे सकती है। सबसे बेहतर है। और इसमें तो आप व्यक्ति पेटीएम वगैरह से भी पेमेंट कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये पेटीएम का जो साधन जो दिया है ना, ये सब ई ग्रास में हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो बिल्कुल। ऑनलाइन पोर्टल है, उन ऑनलाइन पोर्टलों पे न जाएं। ऑनलाइन पोर्टल बिल्कुल। सिर्फ ठगी का शिकार है और कुछ नहीं है हाँ। यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। ठीक है। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हुए सर, क्या अपीली अधिकारी असत्य जानकारी दे सकते हैं? अगर देते हैं, मान लीजिए कोई गलत जानकारी उनके द्वारा भेज दी गई, तो इस पर अधिनियम के उल्लंघन करने की क्या कार्रवाई की जा सकती है उनके ऊपर? सर अपीली अधिकारी अगर अपना गलत जवाब देता है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर फर्स्ट अपील अथॉरिटी नोटिस मिलने पर भी सुनाई के बिना कोई सूचना, गैर हाजिर रहना, या नोटिस मिलने पर भी निर्धारित निर्देशों की मियादों में आयोग
का कोई प्रत्युत्तर नहीं देना, अपील का प्रत्युत्तर अधूरा, झूठा, तथ्यों के विपरीत होना, ये सब फर्स्ट अपील अथॉरिटी के 20(1) के नोटिस की सुनवाई में किया जाता है। उसके बाद भी अगर कोई किसी प्रकरण में ऐसा कोई जवाब नहीं देता है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो जाती है, और उस कानूनी कार्रवाई में आप बिल्कुल 166 और 188 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। 100 सर आरटीआई, बिल्कुल सर, आरटीआई अधिनियम के तहत आप द्वारा क्या शासकीय या शासकीय जो कार्यालय हैं उनके दस्तावेजों का भी निरीक्षण किया सकते हैं? और बिल्कुल अगर बिल्कुल प्रावधान सर, है ऐसा तो बिल्कुल इसकी प्रक्रिया इसके बारे में निरीक्षण आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में आप निरीक्षण न करके डॉक्यूमेंटों पे कार्य करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हाँ हाँ वर्तमान बिल्कुल सर। परिस्थितियां जी जी हाँ बाकी ऐसा आरटीआई सर, में ऐसा है। इसके अलावा अपन एक और साथ अधिनियम पे और बात करेंगे जो ऑलरेडी बिल्कुल सर। आरटीआई सर एक्ट एक से छोटी सी पहले का जानकारी है। मुझे यहाँ पर चाहिए थी। बिल्कुल एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी। मान लीजिए एक विद्यालय है। अब विद्यालय में बहुत सारे फंड आते हैं। मैं छोटा सा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पदाधिकारी भी विद्यालय में निरीक्षण करने जाते रहते हैं। तो विद्यालय में खेल कूद या इस तरह से साइंस के लैब वगैरह में बहुत सारा फंड आता है। तो अब वो फंड कहाँ कितना आया, बहुत सारे सरकारी विद्यालय होते हैं, उसमें साइंस के फील्ड में बहुत सारा फंड रिलीज होता है। ये मैं खुद, इसका मेरा अपना अनुभव है कि विद्यालयों में होता नहीं है। विज्ञान विज्ञान की लैब होती नहीं है, बस वो नाम की होगी। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, हर साल विद्यालय द्वारा लाखों रुपए की राशि निकाली जाती है। अब इसी संबंधी दस्तावेज का निरीक्षण करना है तो मुझे लगता है विद्यालय वगैरह इतने खतरनाक नहीं होते हैं और यहाँ पर पदाधिकारी जा भी सकते हैं। तो अब वहां जाना है तो इसकी संक्षिप्त प्रक्रिया क्या होगी, मतलब किस तरह से वो जा सकते हैं वहाँ पे, बिल्कुल, थोड़ा उसके सा लिए बता दीजिए। आपको एक, जब आप आरटीआई आवेदन करते हैं उस समय पे आप आरटीआई आवेदन में दो चीजें ध्यान रखें। एक तो जब अपना नीचे जो भेजने का प्रविधि जो लिख के भेजते हैं उसमें अपने जो साथी हैं अकेले कतई ही नहीं जाए, अपनी टीम के साथ में जाए और नीचे लिख दें जैसे प्रभात कुमार झा और एनएचआरसीसी की टीम, तो उसमें आप अपनी टीम के साथ में जा सकते हैं। मेरा निवेदन एक और रहेगा कि अगर आप किसी इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो एक किसी महिला साथी को साथ में ले जाना न भूलें। जनरली किसी बड़े भंडे फोड़ में अपन जाते हैं और उस भंडा फोड़ में महिला के दुष्चरित्र है वो मोस्टली आरटीआई एक्टिविस्टों पे तो उसके लिए भी आप साथ में रखें जो गुप्त स्पाइरल जो सावधानी के अनुसार वहां पे अपने आवेदन को करें कि आप अकेले न जाकर के अपनी टीम के साथ में निरीक्षण करें। जी सर। सर क्या सूचना के अधिकार अधिनियम में आरटीआई का बिल्कुल उसके प्रावधान है, लेकिन उस प्रावधान के लिए मैं वर्तमान उपलब्ध करवा दी जाएगी और आपके साथ में एक खर्चा और जोड़ दिया जाएगा सरकार के द्वारा। आप स्वतंत्र नहीं रहोगे, आपकी हर एक्टिविटी पे एक जो पुलिस का कर्मचारी आपके साथ रहेगा वो एनी टाइम आपकी हर एक्टिविटी को भलीभांति रिकॉर्ड करेगा और सरकार के उन वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाता रहेंगे। ये आज हम लोग भी चाहते हैं तो हम लोग भी ले सकते हैं। हमारे एक वरिष्ठतम साथी हैं राव धनवीर सिंह राजस्थान के, और उनको हरियाणा सरकार से एक गनमैन मिला हुआ है, बिल्कुल वो साथ में रखते हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये जब भी कहीं जाते हैं तो साथ में लेके जाना होता है, उनका खर्चा वहन करना होता है, हर तरीके की एक्टिविटी उन्हीं पे एक्स्ट्रा होती है, जबकि वो हरियाणा सरकार ने उनको दे रखी है। तो ऐसा प्रावधान भी है। सर किस प्रकार का खर्चा वहन करना पड़ता है? उस जो पुलिस का जो अधिकारी जो आपके साथ में रहता है उसकी हर एक्टिविटी आपको करनी होती है। अगर कहीं जाते हो, बस में जाते हो तो उसका किराया वो वहन करेगा। अगर वो
आपने उस साथ में लेके गए हो तो उसका खाना खर्चा वो आपको वहन करना पड़ेगा, उसके रहने खाने की सुविधा है वो आपके साथ में उनको करनी पड़ेगी। ये सब एक्टिविस्ट के ऊपर ही आती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। सर अगला सवाल है कि क्या एफआईआर की कॉपी और मेडिकल रिपोर्ट भी आरटीआई माध्यम से प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है साहब। इसमें ऐसा कोई भारत की स्वतंत्रता को अगर खंडित करने वाला कोई दस्तावेज हो, जिससे देश की अखंडता को कहीं आँच आती हो, या किसकी जिंदगी को अगर कहीं मिसबिहेव में जाती हो, तो ऐसे दस्तावेज को आप नहीं ले सकते। बाकी ऐसा कोई अ, जी, जी। माफ करें, एक फिर कॉल आ गया था। तो ठीक ऐसे है। कोई दस्तावेज जिसको आप सरकार मना नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे दस्तावेजों में 8(1)J का हवाला देख करके आपको टरका दिया जाता है। जी। यानी कि हम एफआईआर की कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बिल, उस तरह के। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। सर आरटीआई अधिनियम अपने आप में कितना सशक्त है, और आप चूंकि आपको ढेर सारा अनुभव है इस संबंध में, तो आपको क्या लगता है कि इसमें संशोधन की भी आवश्यकता है? आपके इस पर क्या विचार हैं कि इसमें किस प्रकार से संशोधन हो सकता है, किस प्रकार से इस अधिनियम को और आसान बनाया जा सकता है, जिससे भारत के आम नागरिक बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकें? सब इसमें, जैसे आपका पहला सवाल कि आरटीआई में क्या संशोधन की और जरूरत है, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अधिकारियों के पक्ष में न होकर के आम जनता के पक्ष में होना चाहिए। आयोग का जो झंझट है, आयोग के 2-2 3-3 साल तक अगर आयोग में जो परिस्थितियां लग रही है, उन पेशियों को बहुत मुलायम तरीके से किया जाना चाहिए। इतना समय लगना नहीं चाहिए। अगर कोई अधिकारी किसी एक बार किसी को आदेशित कर देता है और उस आदेश की अगर अवहेलना होती है, तो उन पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रावधान इस एक्ट में जनता की तरफ से होना चाहिए, न कि इन वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से। जी, बिल्कुल। इससे आम जन को। जी। सर सूचना आयोग को जो सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है, इस संबंध में कृपया आप प्रकाश डालिए सर। सर एक बार रिपीट करेंगे, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी सर, सूचना आयोग को जो सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है, इस पर आपके क्या राय है सर? बिल्कुल सर, इसमें हमारे राजस्थान में तो एक आयोग ने बिल्कुल परिपत्र भी निकाल रखा है कि आप अगर इस तरीके की सूचना हमारे आदेश के बाद में, या अगर जनता के एप्लीकेशन के बाद में, या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी अगर आप सूचना उपलब्ध नहीं करवाते हैं, तो आप कानून के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। और इस कानून के खिलाफ में जो कोर्ट को शक्तियां हैं, उसमें राजस्थान का जो इसी प्रावधान के मुताबिक सूचना अधिकारी लागू किए जाने हेतु और अगर वो तय समय पर अगर इसकी अवहेलना करते हैं, तो बाकायदा के तहत दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा प्रावधान हर सरकारों ने अपने स्तर पे कर रखा है। जी सर। सर चूंकि आरटीआई दर्ज करने के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम हैं, आप पहले ही बता चुके हैं, तो सर हमारा अगला सवाल। सर मेरा अगला सवाल होगा कि हमें मान लीजिए कि हमने मध्य प्रदेश सरकार में फाइनेंस से जुड़े हुए, यानी कि सरकार ने शिक्षा पर कितने खर्च किए, ठीक है, या जो फंड है गवर्नमेंट के पास आया, और वो किस किस डिपार्टमेंट पे उन्होंने कितना खर्च किया, उदाहरण के लिए विद्यालय में कितना खर्च किया, या किसी और डिपार्टमेंट पे उन्होंने कितना खर्च किया, तो हम ये आरटीआई फाइल करेंगे तो कैसे, मतलब इस आरटीआई को फाइल करेंगे सर? यानी कि हम अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ करेंगे, गृह मंत्रालय के खिलाफ के ऊपर करेंगे, या किस तरह से करेंगे सर? थोड़ा सा सर गाइड कर आप दीजिए सर। एक एक सिंपल सी आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आपको ये पता न हो कि ये हम कहाँ पे फाइल करें, जी बिल्कुल। ये अब चूंकि मेरे पास बहुत सारे पदाधिकारियों के फोन आते हैं, और वो बताते हैं कि हम फाइल कहाँ करें, चूंकि वो लिस्ट जब ऑनलाइन हम आरटीआई फाइल करते हैं, तो सैकड़ों डिपार्टमेंट की लिस्ट खुल जाती है, और हम किस डिपार्टमेंट में हम फाइल कर दें, ये किसी भी आवेदन को अगर आप फाइल करते हैं,
किसी भी आवेदन को अगर आप फाइल करते हैं, जरा आप साथी अपना माइक को म्यूट कर ले। किसी भी फाइल को आप फाइल करते हैं, उसके नीचे आप एक नोट अवश्य लिख दें कि अगर सूचना आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो आप आरटीआई की धारा 6(3) के तहत आप संबंधित विभाग को भिजवाएं। अच्छा सर, हमारे द्वारा बहुत पहले 2018 में, मुझे लगता है 18 नहीं या 19 में फाइल की गई थी। मैंने वो हमारी जो आरटीआई थी वो रिजेक्ट हो गई। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो गई? नहीं सर, ऐसा कोई आवेदन किया है, सिर्फ अपील रिजेक्ट कर सकते हैं। करने के लिए भी हमारे पास में ऐसा प्रावधान है कि अगर आपकी रिजेक्ट कर दी गई तो आप चले जाए या फिर उसकी शिकायत दर्ज करें, तो ऐसे प्रावधान है। बाकी किसी एप्लीकेशन को खारिज करना, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, द्वितीय अगर अपील जो होता है सर, उसमें समय की क्या बाउंडेशन है? द्वितीय अपील हम कितने समय के लिए हमें वेट करना होता है उसमें? सर आपको बांध के रखा है आयोग ने, बाकी आयोग बंद के नहीं रहा। आपको 90 दिन में अपनी द्वितीय अपील शासित करनी होती है, प्रथम अपील के बाद। जी 45 दिन से लेकर के 90 दिन के मध्य आप द्वितीय अपील फाइल कर सकते हैं। जी साथी को नमस्कार। जी, प्रश्नोत्तरी के इस सेशन में हम अपने पदाधिकारियों के कुछ सवाल बोल रहा लेंगे। हूँ। आप में से जिन पदाधिकारियों को सवाल करने हैं, कृपया आप एक बार मैसेज कर देंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी। हमारे पास समय का बाउंडेशन भी है, इसलिए हम आपसे 2-3 सवाल आपसे ले पाएंगे। तो जी सर, आप बताइए क्या सवाल है आपका? सर जेसी कोट दिल्ली से। जी जी बताइए। जी सर, नमस्ते। नमस्कार, मैं जेसी कोट दिल्ली से बोल रहा हूँ जनाब। जी जी बिल्कुल सर, सर, जी हम सर। पहचान रहे हैं, आप दिल्ली से प्रदेश सचिव हैं सर। जी सर, कौर साहब बताइए। ऐसे जनाब, जो बंदे आरटीआई लगाते हैं या जिस बंदे ने आरटीआई लगाई तो उसकी आरटीआई का जवाब गवर्नमेंट देना चाहती नहीं है। और जब गवर्नमेंट जवाब देना चाहती नहीं है तो जो आरटीआई लगा रहे हैं उसका क्या होगा? सब उसके लिए मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि अगर आपको आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो आप प्रथम अपील तक इंतजार करें। प्रथम अपील के जब 45 दिन पूरे हो जाते हैं तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आईपीसी में जाकर के उनके 166 167 के तहत में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। जी, और जो मुकदमा दर्ज होगा जनाब, उसकी कार्रवाई कौन करेगा? सॉरी जो मुकदमा दर्ज होगा, जी, किसी बंदे से हमने मानो आरटीआई डाली, उससे हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया, उस मुकदमे के लिए मतलब वकील और वो कैसे कैसे अरेंजमेंट करेगा बंदा, चाहे गरीब सही हो? सर वो तो अपने को ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। जिसको आरटीआई फाइल करना होता है वही करता है, सरकार नहीं करती। सरकार के आप जाते हो, मैं आपके बिल्कुल खिलाफ जाता हूं और आप मुझे सुविधा मुहैया करवाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वो नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है। मैं तो जो ना पब्लिक की जानकारी के लिए बोल रहा था, ठीक है क्योंकि ठीक मैं तो विधानसभा में बैठता तो मुझे पता है। लेकिन बहुत से जो लोग आए जिनने आरटीआई लगा रखी है, उनके आरटीआई अगर फेल हो गई हैं, फेल होने के बावजूद वो लोग घर में चुपचाप बैठ जाते हैं। उनको कायदे कानून आगे पता नहीं है, क्योंकि 45 दिन के बाद हम मतलब उनके ऊपर केस कर सकते हैं, मुझे तो पता है। लेकिन जो हमारे साथी सुन रहे हैं, उन साथियों को सुनाने के लिए मैंने क्वेश्चन दोबारा दोहराया था जनाब। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बात पूछी। और आप जैसे सीनियर आदमी जिन्होंने बहुत सारे तजुर्बे रखे, हमारे जैसे संत का जो जन्म है उससे लेकर के तो आपके पास में तजुर्बा होगा। मैं स्वागत करता हूँ ये आपने सवाल किया, और आशा करता हूँ कि मैंने जो जवाब दिया उस जवाब से भी आप संतुष्ट होंगे। नहीं, वो ठीक है, जो आपने जवाब दिया उसके लिए मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि विधानसभा में आरटीआई के सारे क्वेश्चन आते हैं वापस होके, मुझे तो पता है। पर मैंने तो इसलिए सर कहा कि ना, जो भाई को सारे आरटीआई लगाता बिल्कुल था सर, 45 दिन के सर बाद, सर बिल्कुल सर। वो अब अपने अगले सवाल की ओर, दोबारा देना बिल्कुल पड़ता सर, है। अगले सवाल सर की ओर हम आगे नमस्कार। मैं अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हुए देवी प्रसाद साहू जी को आपके सवाल पूछ सकते हैं। जी सर। जी सर,
क्या हम प्राइवेट जो स्कूल्स है फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। ओके। आप उनके सीबीओ को लिख सकते हैं या डीओ को लिख सकते हैं, उनको लिख करके आप उनसे मांग सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड जो होते हैं, जितने भी क्वेश्चन मार्क होते हैं, जितना भी उनका अगेंस्ट में होता है, हम लोग उनके अगेंस्ट में कुछ फाइल नहीं कर पाते हैं। तो उसका कुछ प्रावधान है कि वेबसाइट कुछ है, जैसे आपने बोला कि ये जो वीडियो अपना बीओ के अगेंस्ट में हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ फाइल करेंगे, तो कैसा है उसका प्रोसेस? देव प्रसाद जी, मैं आपको एक सभी साथियों का आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सिर्फ सरकारी प्राइवेट स्कूल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनके भी निरीक्षण कर सकते हैं, प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनके भी निरीक्षण कर सकते हैं, सूचना ले सकते हैं, लेकिन संबंधित विभाग को भेज करके उनके माध्यम से आपको लेना होगा, और उसमें आपको 5 दिन का जो एक्स्ट्रा समय है वो देना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो आवेदन है वो आवेदन उस विभाग को लिखे और कि मुझे आपके आपके अधीनस्थ जो कार्यालय है से मुझे इस स्कूल से या मुझे इस हॉस्पिटल से या इस कॉलेज से ये सूचनाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाएं। तो आपकी सूचनाएं जो हैं वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। हालांकि वो आनाकानी करेंगे उसमें, और इन आनाकानियों से बचने के लिए ही हमें ये जो मैं आपको नया तरीका जो इजाद कर रहा हूँ वो है। और इस इजाद में आपको बताऊं एक नया और तरीका, हम आरटीआई के बाद भी एक बहुत बेहतरीन एक तरीका और है, वो अगले सेशन में हम आपको और बताएंगे। उससे आपको इतना वेट करने का और वो नहीं होगा, जिसमें हम जिला उपभोक्ता न्यायालय में या राज्य उपभोक्ता न्यायालय में जाकर के लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, ये चूंकि हमारे पास समय की बात है, लेकिन मैं 2 सवाल और ले सकता हूँ। कृपया निशांत सर जी सर ने मैसेज किया है, तो कृपया सर आप सवाल पूछ सकते हैं। निशांत जी सर, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कृपया आप आकर सवाल कर सकते हैं। मैंने सर को एक आरटीआई लगा, तो उसमें मैंने उनसे पूछा कि यूटीपी जितने है उनको कितने को बेल मिल गया, लेकिन वो अभी तक जेल पे। सर निवेदन करूंगा कि एक बार बीच में कॉल आने की वजह से मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। जेलर को मैंने एक आरटीआई लगाया जानकारी प्राप्त करने के लिए, यूटीपी प्रिजनर कितने को बेल मिल चुके हैं, लेकिन वो जेल के अंदर। निशांत सर, आपका माइक शायद कुछ आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, वो बेल हो चुका लेकिन वो आज तक जेल पे है, तो इनको छुड़ाने का क्या प्रोसेस है सर? सॉरी सर, 30 कैदी जिनको बेल मिल चुकी है लेकिन आज तक वो जेल पे है, तो इनको छुड़ाने का क्या प्रोसेस है? सर ये तो किसी अच्छे आपके वकील हैं उनसे बात करें, ये आरटीआई में नहीं आता है या फिर आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेंगे, मैं बता दूंगा इसका। सर मेरा एक और रिक्वेस्ट है, निर्भया फंड आपको पता ही होगा इस बारे में, तो सर मैं चाहता हूं कि पूरे देश, पूरे इंडिया में ऐसा जितने जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो निर्भया फंड पे एक आरटीआई सारे स्टेट अपने अपने लगाए, कि ताकि पता चले कि ये फंड्स कहाँ कहाँ यूज हुए, किस किस हेडिंग्स में इन्होंने यूज किया। लाखों रुपया, मतलब 300, 500, 600, 800 करोड़ रुपया इन पे गया हुआ है हर एक स्टेट को। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सर आपके तरफ से, एक आरटीआई पूरे स्टेट भर, पूरे इंडिया लेवल पे, कि इसका ये पता चल सके कि ये फंड कहाँ का यूज हुआ, वाकई में निर्भया फंड में यूज हुआ या कि स्टेट अपने अपने सैलरी पे यूज किए, किसी ने कुछ पे यूज किया। बिल्कुल सर, आप ये जो संगठन का वार्ड है उसमें आप लिख करके भेज दीजिए और उसमें बिल्कुल अपन करेंगे। मेरी तरफ से कहीं भी अगर जरूरत होगी तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से साथ रहूंगा। मैं लीगल एमबी पे भी आपका मेंबर हूँ सर, उस पर भी लिख के भेज दूंगा सर। ठीक है, जी 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 बिल्कुल। थैंक यू। मैं अगले एक सवाल में और ले सकता हूं, क्योंकि अपनी समय की बाध्यता है, इसलिए मैं मनोज सोलंकी जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, कृपया आप पूछ सकते हैं सर। मनोज सोलंकी जी। नमस्कार सर। आवाज आ रही सर मेरी? जी जी मनोज जी बिल्कुल। सर मेरा निवेदन ये था आपसे कि सपोज कोई कर्मचारी है किसी विभाग का, तो जैसे सर बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास
जो सैलरी है उसके अलावा कुछ संपत्ति अर्जित किए हैं, अगर हमें उन्हें उनकी पर्सनल जानकारी चाहिए तो सर क्या हम इस आरटीआई एक्ट के थ्रू ले सकते हैं क्या? बहुत सारी चीजें आप उनके दस्तावेजों से ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनसे नहीं ले सकते। हालांकि वो उनकी परमिशन के बिना नहीं मिलते, क्योंकि वो एक आरटीआई में उनको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इस आदमी ने आपसे आपकी ये सूचनाएं चाहिए, क्या हम दे सकते हैं क्या? तो बहुत सारी सूचनाओं में अगर वो मना करते हैं तो वो आप नहीं ले सकते, लेकिन कई सूचनाएं ऐसी है जो सूचनाएं आप उनसे ले सकते हैं। सर मैंने एक्चुअली क्या एक आरटीआई लगाया था एक कार्यालय के लिए। सर जी जी थोड़ा सा सर समझ आऊंगा मैं। तो उसमें एक्चुअली क्या है सर कि मैंने कार्यालय से पूछा था एक्चुअली कि आपके संबंधित जो पदस्थ कर्मचारी हैं उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है उससे लेके और अब तक उनके पास उनने कितनी संपत्ति अर्जित की है और जो सैलरी उनको प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग उनका कितना अभी तक के बैलेंस होना चाहिए, ये मैंने उनसे सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए थी, लेकिन सर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिए। बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे वो। उसमें आपको इनकी ये सैलरी लेने की कहाँ जरूरत होती है? आपको अगर इनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ ना। इनकी पर्सनल जो बैंकिंग जो है उस बैंकिंग में आप इनसे नहीं ले सकते कि भाई बैंकिंग का उसका फंड कितना है। उसको मैं आपके बारे में पूछूं, अगर प्रशांत सर से पूछूं कि आप मुझे बताइए कि इनका जो सैलरी क्या है या इनके पास में बैंक बैलेंस क्या है, तो प्रशांत सर जी कैसे बता देंगे? वो आपको पूछे बगैर थोड़े बता देंगे। और ऐसे ही संपत्ति का सर एक्चुअली क्या है सर, संपत्ति का सभी कर्मचारी को ब्यौरा देना पड़ता है, हर साल ये ऑफिस में जमा होता है सर। सर तो बिल्कुल उसके देना अकॉर्डिंग सर हम उनसे जान जी उस आरटीआई को सर घुमाना पड़ेगा आपको। सीधे अंगुले से कभी भी घी नहीं निकलेगा। आपको मक्खन निकालना है तो अंगुली को टेढ़ी करना पड़ेगा, उसका तरीका अलग है, उस तरीके से निकालना पड़ेगा। आप पता है आपको कि मैं सामने लकड़ी लेकर के सामने वाले को मारने जा रहा हूँ, तो सामने वाला आपसे लकड़ी खाएगा क्या? नहीं बिल्कुल सर। तो इसमें निवेदन ये सर मेरा तो थोड़ा सा बताएं इसमें कैसे हम जानकारी निकालें सर। इसके लिए आपको जो आवेदन है उस आवेदन को बहुत संक्षिप्त तरीके से लिखना पड़ेगा और उसको आवेदन को बहुत बेहतर करके लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपकी उसकी क्या क्या उसके बैंक बैलेंस क्या है वो बता दो, ऐसे नहीं। उसके लिए आप मेरे फोन पे फोन कर लीजिए या फिर आप लिख लीजिए, क्योंकि ये लंबा चौड़ा है। ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई बात हो जाएगी। ठीक है सर, मैं अलग से संपर्क कर लूंगा। जी हमारे बिल्कुल। पास समय की अपनी बाध्यता है और हम ज्यादा सवाल हम एक सवाल में और लूंगा, इसके बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित करूंगा। एक सवाल है दिलीप पाटनी जी सर का, वो कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं और जो भी पदाधिकारी ये पूछ रहे हैं सवाल कि आरटीआई फाइल कैसे करते हैं, तो कृपया एक बार YouTube में सर्च कर सकते हैं। हमारे ब्यूरो के YouTube चैनल पर भी आरटीआई फाइल कैसे करें इसकी जानकारी है, तो या तो आप YouTube पर आप देख सकते हैं, इसकी जानकारी आप YouTube से प्राप्त। इसके लिए आप एक और अनाउंस कर दीजिए कि हम एक दिन फुल डे आरटीआई सेशन रखने वाले हैं नेक्स्ट संडे और सैटरडे को, जो फुल डे होगा। तो जिनके क्वेश्चन आंसर हैं वो कर सकते हैं, उसमें बारिक साहब को हम रखेंगे, इनके साथ में और भी एक दो मेंबर होंगे और फुल डे सेशन चलने वाला है। तो अभी वो ये ना समझे कि उन्हें उनके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं, नेक्स्ट सैटरडे से वेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि संदीप सर ने माननीय राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी संदीप सर ने कहा कि हम रखेंगे जहां पर आप सारे सवाल आप पूछ सकते हैं, तो वहां पर आपके और भी डाउट क्लियर होंगे। परंतु एक अंतिम सवाल मैं दिलीप पाटनी जी का लेना चाहूंगा, इसके पश्चात मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित। तो दिलीप नमस्कार सर, मुझे एक जानकारी चाहिए थी। जैसे आपने कहा कि संबंधित विभाग से जानकारी लेनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि मैं कोई एक जिले में बैठा हुआ हूँ और अभी जैसे बात की कि एक जेलर से सूचना मांगी गई और जेलर को सूचना जेलर से मांगना उचित है या उसका माध्यम जो कंट्रोलर ऑफ जेलर है वो पूरे स्टेट के उनसे मांगी जानी चाहिए? सर स्टेट वाले से मांगी जानी चाहिए, बेहतर होता। एक्चुअली जब हमें सूचना ऊपर से अगर दिलवानी का किसी को फोर्स रहता है तो उसका एक अलग से ही इफेक्ट रहता है, और आप गृह मंत्रालय लिख करके गृह मंत्रालय से अगर ले तो बहुत बेहतर होता है, वो ज्यादा बेटर होता है जी। मतलब कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट पे या कोई एक संभाग में कोई अगर एक कार्यालय कार्य कर रहा है तो बारे में सूचना एकत्रित करने का अधिकार जो है वो हमें उस स्तर पे नहीं होना चाहिए बल्कि उससे ऊंचे स्तर पे करना चाहिए।
बिल्कुल, इसके पीआईओ होते हैं, जो सूचना अधिकारी होते हैं ना, वो सूचना अधिकारी इसका कौन होता है, वो उसको आप करेंगे तो बेहतर होगा। और वो एक इसका एक लेवल है, अपन मान के चलते हैं ना, निचले वाले में अपन एसडीएम को जो बात कहते हैं, वही बात अगर कलेक्टर के माध्यम से एसडीएम को आती है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है ना, अलग प्रभाव पड़ता है। हाँ, बिल्कुल तो सही। इस तरीके से अपन काम करें। चलिए, जी थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के क्योंकि आरटीआई हमारे लगाई जा पास सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी सर, हम सर आप सुप्रीम कोर्ट के सभी सवाल जजमेंट की पूछ आरटीआई सकते हैं, लगा परंतु हम एक अलग से सेशन रखेंगे सवाल के लिए, जो फुल डे सेशन होगा, जहां पर आप सभी पदाधिकारियों के सवाल हम वहां पर ले पाएंगे, क्योंकि आज हमारी समय की अपनी बाध्यता है क्या और हम 8 बजे सुप्रीम में इस कोर्ट के वेबिनार को जजमेंट की कोई आरटीआई लगा सकते हैं? कृपया कृपया आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सर जी। चूंकि हम एक प्रश्नोत्तरी का एक अलग से सेशन रखेंगे, जहां पर फुल डे एक सेशन होगा, वहां पर केवल आप सवाल पूछ सकते हैं और सभी पदाधिकारियों के सवाल वहां पर पूछे जाएंगे। क्योंकि जिन पदाधिकारियों ने मैसेज किया जी था, कंप्लीट केवल हुआ हमने है। उनके नाम यहाँ पर लिए हैं, जिन्होंने पहले मैसेज कर रखा था, तो उनके सवाल हमने पूछे हैं। और आज समय की अपनी बाध्यता है, तो सभी पदाधिकारियों के सवालों को 1 घंटे में ले पाना संभव नहीं है, इसलिए हम अलग से प्रश्नोत्तरी के लिए एक अलग से सेशन रखेंगे, वहां पर आप सभी पदाधिकारी अपने सर सवाल। जजमेंट की आरटीआई लगा सकते हैं? अब सर एक हमारा और था, थैंक यू वेरी मच। सर अगर मुझे 1 मिनट का समय मिले तो मैं आपसे ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट प्रभास सर प्लीज। जी सर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं आमंत्रित करता हूं वेबिनार के अंत में, कृपया आप आएं और हम सभी को मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार सर तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो कृपया आपका माइक ऑन करें और हम सभी को वेबिनार के इस अंत में हम सभी को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर अध्यक्ष महोदय आते हैं, तब तक मैं एक निवेदन करना चाह रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल। आज का एक मैं इस समापन के बाद में अपने ग्रुप में एक पीपीटी शेयर करता हूं मैं जी। उस पीपीटी में लगभग आपके आरटीआई के बहुत सारे रूपे रुस्तम और जो तरीके हैं वो सब इसमें है। राजस्थान में किन किन राज्यों में जो एफआईआर दर्ज करी है उसका डिटेल उसमें है, कौन सी धाराओं में मुकदमे कर सकते हैं वो इसमें है। वो पीपीटी में एक शेयर करता हूं, आप बिल्कुल आप उस पे करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रभास सर प्लीज कंटिन्यू टू एंड। ठीक है सर, तो जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी के लिए वो नहीं जुड़े हैं, तो हमारा आज का सेशन बेहतर रहा। आप सभी पदाधिकारियों ने हमारा सहयोग किया और अंत में आप सभी सदस्यों का जो इस वेबिनार में आप सभी जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जानकारी के लिए मैं आप सभी को एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं कि कृपया आप इस वेबिनार के अंत में 10 बजे से पहले राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पर आपके वेबिनार की स्क्रीनशॉट आप जरूर भेजिएगा। सभी पदाधिकारी या सदस्य जो भी इस वेबिनार में को अटेंड कर रहे हैं, ब्यूरो की तरफ से उन सभी को सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। आपको तभी मिलेंगे जब आप आज रात 10 बजे से पहले आप अपने वेबिनार अटेंड करने इस राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पर भेजेंगे। साथ ही कल भी एक वेबिनार है इसी तरह का, जिसका विषय है साइबर अपराध और सुरक्षा, जो कि कल भी 7 बजे होगा। आप सभी पदाधिकारी सादर आमंत्रित हैं। आपको टेलीग्राम के माध्यम से लिंक भेज दी जाएगी, आप लिंक के माध्यम से वेबिनार को ज्वाइन जरूर करेंगे। और इन शब्दों के साथ आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें, आज के इस वेबिनार को यहीं पर अंत करना चाहूंगा, यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अंत में महावीर पारिक सर कोई 1 मिनट में कुछ अगर बातें बोलना चाह रहे हैं तो क्या बोलते हैं? नहीं, बस यही, मैं अगर कोई गलती हो मेरे से इसमें, अगर किसी भाई को किसी के सवाल का जवाब नहीं दे पाया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा, लेकिन निवेदन करूंगा कि वो मैसेज करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। और एक आप लोगों की सुविधा लिए पीपीटी तैयार करके मैं आपको आज अभी ये खत्म होने के बाद यहाँ इसमें पॉज कर दूंगा, तो आप सब साथी उसमें देख लें। बिल्कुल सर, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप मीटिंग को एंड करते हैं।